अच्छा जी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो हमारे पास यानी कि दो, बाय मतलब टू और नोमियल मतलब नेमिंग, दो जो नाम दिए जाते हैं वो नोमेनक्लेचर, उसको जो है वो पेश करने वाले कौन थे? कैरलस लिनेयस, यानी कि इन्होंने जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो स्टार्ट किया। वाज द फर्स्ट टू फ्रेम द प्रिंसिपल्स ऑफ डिफाइनिंग नेचुरल जेनस एंड स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर नेमिंग दम। इन्होंने जो है वो किस बेसिस पे नाम दिए? जेनरा और स्पीशीज़ के, यानी कि जीन क्या है उसकी, जेनस क्या है उसका, और जो है वो स्पीशी क्या है ऑर्गेनिज्म की, इस बेसिस पे नेमिंग सिस्टम स्टार्ट किया। इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास जो स्पीकर्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, वो सब जो है वो मतलब वैसे कॉमन नेम जो होता है वो अलग अलग नाम लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो होता है साइंटिफिक नेम, ये हर ज़बान वाले जो होते हैं वो एक ही नाम उनके नज़र में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे कि प्याज जो है कॉमन नेम फॉर अनियन, उर्दू में क्या कहते हैं उसे? प्याज, और दूसरी जगहों पे कहते हैं गांदा या फिर बासल, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम हो गया। जैसे मैं इंडिया में जाके बोलूँ प्याज दे दो तो शायद उन्हें समझ में ना आए, लेकिन साइंटिफिक नेम जो है वो हर जगह वो एक ही होता है। तो प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सेपा। अच्छा, कन्फ्यूजन जो है इसको अवॉइड करने के लिए जो है वो हमारे पास कॉमन नेमिंग सिस्टम जो है वो ख़त्म करके हमने साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम जो है वो मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। जैसे ये मतलब ये ऐसे आम लोगों की बात नहीं है, ये साइंटिस्ट की बात है। जैसे साइंटिस्ट में अब एक जो है जगह का साइंटिस्ट है या दूसरी जगह का साइंटिस्ट है, तो वो आपस में बात करते हैं, साइंटिस्ट वो साइंटिफिक नेम लेके बात करते हैं, उनके लिए, ये आम लोगों के लिए नहीं है। सही है। बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें दिए हुए हैं हमारे पास। अनियन को क्या कहते हैं? एलियम सेपा। मैंगो प्लांट को कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। नीम प्लांट को कहते हैं एजा डायरेक्टिका इंडिका। फ्रॉग राना टिग्रीना। कैट फेलिस कैटस। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। थ्रू अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन विच ईच ऑफ द स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स इन द अदर रिसीव द नेम। अच्छा, हर जो है उसमें स्पीशी में दो नाम के टुकड़े किए गए हैं, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है उसका जीनस और दूसरा हिस्सा क्या है उसका? स्पीशीज़, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि अगर हम कहीं पे ये इस्तेमाल करें तो उसके रूल्स क्या होंगे? सबसे पहला रूल क्या है कि जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है वो इटालियन में लिखा जाता है, यानी इस तरह से देख रहे हैं आप, बाकी सारा टेक्स्ट किस तरह से सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये इटालियन है यानी टेढ़ा करके लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग में। और अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो फिर हम साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन लाजमी करेंगे। जैसे पेपर वगैरह में आप लोग कहीं पे लिखेंगे साइंटिफिक नेम किसी भी चीज़ का, तो उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है, रूल्स हैं। पहला जो लफ्ज़ होगा हमारे पास जेनेरिक का, वो हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से। जैसे होमोसेपियंस में जो पहला लफ्ज़ है वो किससे लिखा हुआ है? कैपिटल से। जबकि जो स्पीशीज़ का पहला वर्ड होता है वो हम लिखते हैं स्मॉल, सही है, नेवर कैपिटलाइज्ड। साइंटिफिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट टाइम। अच्छा, अगर हम किसी में जैसे टेक्स्ट लिख रहे हैं कोई, उसके अंदर बार बार अगर कोई एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो पहली दफ़ा हम नाम लिखेंगे साइंटिफिक नेम तो वो लिखेंगे पूरा, जैसे कि रेड रोज़ इज़ रोज़ा इंडिका। लेकिन दूसरी बार जब उसे यूज़ करेंगे तो उसका फिर हम एब्रीवेशन लिखेंगे। एब्रीवेशन लिखने का तरीका ये होता है कि हमने जीनस का ले लिया आर कैपिटल, उसके बाद डॉट और फिर इंडिका, सही है, आर इंडिका, तो इससे समझ में आ जाएगा कि साइंटिफिक नेम है ये उसका, सही है। समटाइम्स कभी कभार क्या होता है कि ऑथर नेम जो है उसका साथ में मेंशन कर देते हैं, ऑथर यानी कि बनाने वाला। लिनेयस है, कार्ल लिनेयस, सही है। तो जैसे इस तरह से लिखा हुआ होता है मैग्नीफेरा इंडिका एल, यानी कि ये हमारे पास नाम हो गया साइंटिफिक नेम, और एल का मतलब क्या हो गया कि ये लिनेयस ने दिए, ये सही है। इस तरह से ये प्रिंसिपल्स हो गए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि हम जो हमारे पास जो लाइफ के अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं या अलग अलग जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उन्हें बचा कैसे सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव एवरी काइंड ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पाकिस्तान जो है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की लोकेशंस हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? सहरा हैं, प्लांट्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, सब हैं, ठीक है। दे आर द कोस्टल एरियाज, द अरबन सी एंड माउंटेन्स, द करेकरम रेंजेस आर द। इसके अंदर जो है हमारे पास समंदर भी है, माउंटेन्स भी हैं, सही है, ये सारी चीज़ें भी हैं। दिस डाइवर्सिटी कंटेन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट एंड लैंडस्केप दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फोना। अब ये इस तरह की जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो जगहें मौजूद हैं, इसकी वजह से क्या है हमारे पास क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी रिच बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, यानी अलग अलग तरह के जानदार भी पाए जाते हैं, फौना और फ्लोरा यानी प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन कवरिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द कंट्री विद अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हमारे पास जो है वो नमी वाले हिस्से हैं या फिर जो है वो हल्के से खुश्की वाले हिस्से हैं, इन सब पे जो है हमारे पास ज़िंदगी मौजूद है। बायोडाइवर्सिटी से मुराद ज़िंदगी समझ लें। During the last 2-3 decades, the number of animals and species have become common threat and endangered mainly due to the exploitation and loss of the natural habitat. अब लास्ट जो है वो 2 से 3 सदियों के दौरान जो है वो हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं वो ख़तरे में आ गई हैं। किस वजह से? एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम, जैसे कि दरख्त काट रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स हैं उनकी जो है वो क्या कहते हैं शिकार कर रहे हैं,
और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। दूसरी वजह क्या है कि हम नेचुरल जो हमारे पास जो जगहें हैं उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, यानी गंदगी कर देते हैं समंदर वगैरह इस तरह की। तो इससे क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी जो है वो ख़तरे में आ रही है, बायोडाइवर्सिटी। फैक्टर्स लाइक, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्त काटना, ओवर ग्रेजिंग यानी कि चीज़ें जो है वो तबाह करना समझ लें, सॉइल इरोजन यानी कि जो मट्टी जो है वो ज़रखेज़ नहीं रह रही है, सैलिनिटी नमक का बढ़ना, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा पानी जैसे छोड़ देते हैं किसी के उसमें छोड़ दिया खेत वगैरह में, अपोजिंग मेन थ्रेट्स टू द रिमेनिंग बायोडाइवर्सिटी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बायोडाइवर्सिटी को ख़तरे में डाल रही हैं। द कंटिन्यूइंग लॉस of forest habitat which is associated with flora and fauna which have the serious implication for the nature other natural and agricultural ecosystem। ज़्यादातर जो है हमारे पास जो मेन वजह है वो फॉरेस्ट जो है उसका जो हैबिटेट है, यानी फॉरेस्ट में जो रहने की जगह है वो अगर हम ख़त्म करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मुतासर होंगे। टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स द बायोडाइवर्सिटी शुड बी पेड अटेंशन इन ऑर्डर टू सेव द ऑर्गेनिज्म। इन सारे मसलों को हल करने के लिए हमें जो है वो ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि क्या कहलाती है, कंजर्वेशन यानी कि महफूज करना। कंजर्वेशन इज़ सिंपली द वे ऑफ केयरिंग यानी कि केयर करना, हिफाजत करना, सेविंग द स्पीशीज़ अलग अलग जानदारों को बचाना, इनहेबिट ऑन अर्थ फॉर फ्रॉम डेंजर, और जो हमारी ज़मीन है उसे ख़तरे से पाक करना। सही है, इसके ज़रिए हम जो है वो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं। रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों हम आखिर बचाएं। अब इसकी जो है वो हमारे पास रीजंस में हमारे पास आ जाते हैं ये लिखे हुए की पॉइंट्स। ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इंसानों को बायोडाइवर्सिटी बचानी चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल सर्विस एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ। क्योंकि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उससे हमें डिफरेंट सर्विसेज भी मिल रही होती हैं और डिफरेंट बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं, और इसके अलावा रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं। जैसे अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो उनके साथ उनकी खाने की जो लोग खाना दे रही हैं चीज़ें वो भी तो ख़त्म हो जाएंगी ना, तो रिसोर्सेज कम हो गए। अब एनिमल्स में जैसे अगर काऊ की स्पीशी फॉर एग्जांपल सपोज करें ख़त्म हो गई तो हमारे पास मीट ख़त्म हो गया, चिकन ख़त्म हो गई तो भी हमारे पास खाने के लिए जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमें इसलिए भी बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारे फ़ायदे के लिए भी फ़ायदेमंद है हमारा। बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशी कैन ईजिली सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। इफ़ द वन विल नॉट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी सो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस। यानी कि बायोडाइवर्सिटी में अगर हमारे पास कोई एक चीज़ भी गायब हो जाती है बीच में तो उससे फूड चेन डिस्टर्ब होती है। फूड चेन क्या होती है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कीड़ा है वो प्लांट को खाता है, प्लांट जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास दूसरे जो है क्या कहते हैं प्लांट को वो खा लेते हैं जानदार, जैसे इंसान खा लिया, फिर गाय ने खा लिया, गाय को लायन ने खा लिया, लायन को किसी और चीज़ ने खा लिया, तो ये एक फूड चेन होती है। तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर हटती है बीच में से तो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी इम्बैलेंस आ जाता है। सही है, वही बात है कि जैसे अगर कोई गाय और मुर्गियाँ वगैरह ख़त्म हो गई तो हम किसको खाएंगे फिर। With more plants, trees and animals, the soil improved and become stronger, less prone to erosion, draw and flooding। जितने ज़्यादा हमारे पास प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा जो ज़मीन होती है वो ज़रखेज़ रहती है और जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं तंगी का और बाकी सारी कमी वगैरह का जो ख़तरा होता है वो कम हो जाता है। सही है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखने में क्या मसले आते हैं। यानी अगर हम चाहें तो चलो बचा भी लें बायोडाइवर्सिटी, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान की इशूज़ आइडेंटिफाइड सम ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस जो आते हैं हमारे पास, उसमें आता है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़, यानी कि लोगों में अकल नहीं है, यानी कि समझ नहीं है, समझ लें कि जो है क्या कहते हैं हमें बचाने से क्या हासिल होगा। वीक गवर्नेंस, यानी कि हमारे पास जो लीडर्स हैं वो जो है वो सही नहीं है, समझ लें हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है लोगों को। वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और इसके अलावा वसाइल नहीं है, यानी कि पैसों की कमी है कि मतलब जो है क्या कहते हैं अगर डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। लैक ऑफ फंडिंग, कोई हमें फंड्स नहीं देता, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ये सारी तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई। अब इंसानों की क्या चीज़ें होती हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को मतलब बचाने से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसमें हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इंसानों की वजह से किस तरह से बायोडाइवर्सिटी ख़तरे में। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो बना देते हैं उससे जो है वो बायोडाइवर्सिटी ख़तरे में आती है। किस तरह से कि हमारे पास जो है जो बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बिल्डिंग्स बन रही हैं और ओवर पॉपुलेशन हो रही है, इससे जो है वो फॉरेस्ट ख़त्म करना पड़ता है, या फिर अलग अलग जैसे ज़मीन जो है वो हो रही है हमारे पास डिस्टर्ब हो रही है, उससे आती है बायोडाइवर्सिटी ख़तरे में। दूसरी हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि दरख्त काटना। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन, हमारे पास ज़मीन ज़रखेज़ नहीं रहती है, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, रेनफॉल कम होती है और क्लाइमेट भी चेंज होता है। सही है। नेक्स्ट, ह्यूमन की वजह से क्या हो रहा है,
पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हो गया ओवर हंटिंग, यानी कि शिकार, डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कि हम जो है वो जानवरों को मार रहे होते हैं, इससे भी हमारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। तो ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं, और जो ऊपर पढ़े हमने वो थे सारे टेक्निकल फैक्टर्स, समझ लें आप, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस आर नॉट द ओनली प्रेशर ऑन आवर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंजेस आर नॉट द ओनली प्रेशर ऑन आवर एनवायरनमेंट, यानी कि क्लाइमेट जो है चेंज होने से, मौसम के चेंज होने से सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ता इतना। हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इन्वेजिव स्पीशीज़ ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी के कम होने में। दीज प्रेशर्स आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्वेडिंग एक्टिविटी, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इंसानों की वजह से। अच्छा जी, डिफॉरेस्टेशन, उसकी कॉजेज़ यानी किस वजह से होती है और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें बेकार है। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, यानी कि दरख्त काटना, फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू द नॉन फॉरेस्ट, यानी कि जंगल को एक वीरान ज़मीन में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, इस नोन एज डिफॉरेस्टेशन। सही है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि क्यों काट रहे होते हैं ये हम, दरख्त काटने का मतलब ऐसे क्या वजह आ जाती है? डिफॉरेस्टेशन इज़ डन डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के किया जाता है, ड्यू टू माइनिंग, यानी कि गार खोदने के लिए, मतलब गारें वगैरह से, मतलब जिससे निकालते हैं ना, कोयला शोयला निकालते हैं, उसके लिए की जाती है। पेपर मेकिंग, पेपर बनाने के लिए। अर्बनाइजेशन, यानी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। टिम्बर, यानी एक लकड़ी होती है, इससे फर्नीचर बनता है, इसको हासिल करने के लिए। फॉर मेकिंग रोड्स, नए रास्ते बनाने के लिए। एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, और एग्रीकल्चर के मकासद के लिए जो है वो। एंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, और यानी कि जानवर वगैरह यहाँ पे इन्होंने खेती, मतलब बाड़ी वो करना होता है, जैसे बाड़ा वगैरह बनाना होता है, उसके लिए ये फॉरेस्ट को ख़त्म करता है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसका असर क्या पड़ता है? डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट विद अ ग्रेट लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, इससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुँचता है। सच एज इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इससे जो है वो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेज जो हैं वो सेहत के लिए बुरी होती हैं। विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। टेम्परेचर विल बी हाई दैट कॉजेज ग्लेशियर्स मेल्टिंग विच इज़ द रीज़न ऑफ राइजिंग सी लेवल, इससे क्या होता है कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। ग्लेशियर्स जो होते हैं, यानी जो चोटियाँ होती हैं आइस की, वो पिघलती हैं, इससे क्या होता है हमारा सी लेवल बढ़ जाता है, यानी समंदर का पानी बाहर आता है। समंदर का पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उससे फ्लड आएगा, यानी कि सैलाब आएगा। इट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसी की वजह से जो है वो हमारी वाइल्ड लाइफ जो है यानी एनिमल्स की ज़िंदगी भी ख़तरे में आती है। सॉइल इरोजन, यानी कि ज़मीन खुश्क होना। लो रेनफॉल, यानी कि बारिश कम होना। ड्यू टू नो ट्रांसपिरेशन आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सही है, ट्रांसपिरेशन एक प्लांट का एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बारिश जल्दी जल्दी होती है, तो ये नहीं होगी, डिफॉरेस्टेशन होगी तो ये सब भी होगा। अब लास्ट है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो कि ख़तरे में हैं या फिर ख़त्म हो चुकी हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों की वजह से, जैसे कि एंटरटेनमेंट और फूड। एनिमल्स एंड आर बिकमिंग इंडेंजर्ड, एनिमल्स जो है वो ख़तरे में पड़ रहे हैं, एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि ख़त्म होने वाले हैं फ्यूचर में। और सम हैव गॉन एक्सटेंट, और कुछ जो है ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं। श्योरली ऑफ नॉट फाइंडिंग द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी इन इकोसिस्टम, यानी कि उसका एक भी आपको इंडिविजुअल, एक भी यानी कि जिंदा जो है वो नहीं मिलेगा। सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर एज फॉलोज। अब ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ स्पीशीज़ की, जिसमें आता है हमारे पास लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ग्रीन सी टर्टल, स्नो लेपर्ड, और ये मैक्रोपोलो शीप, यूरोपियन ऑटर्स, बलोचिस्तान फॉरेस्ट डरमाउस, इंडस रिवर डॉल्फिन, एशियन ब्लैक बेयर, और सिंध आइपेक्स, यानी कि मारखोर। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, ये भी ख़तरे में है, ठीक है, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है। लास्ट हमारे पास है समरी कर लेते हैं इसकी चैप्टर की। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद और अमंग स्पीशीज़ एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ, ये इसकी डेफिनेशन होगी बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे काम की होती हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है? फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर एंड वुड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल
करेक्टरिस्टिक्स और साइटोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स और जेनेटिक करेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे होते हैं, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकर्स ऑन होमोलोगस और एन एनालोगस करेक्टर, ये मैंने समझाया था पीछे। इन दोनों की बेसिस पे मॉर्फोलॉजी की जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टैक्सन, सही है। क्लासिफिकेशन का जो यानी कि और सिस्टम है उसे क्या कहते हैं, टैक्सन। स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशी, सही है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड कैन एबिलिटी टू प्रोवाइड, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है स्पीशी की। द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इन असेंडिंग ऑर्डर टू फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो टैक्सा जो है उसको जिस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यानी पहले किंगडम आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, फाइला वगैरह, इस तरह से, उसे क्या कहते हैं, हायरार्की। साइंस जो है क्लासिफिकेशन की, इसका नाम है टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरेलस। कैरेलस गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि दो नामों का सिस्टम दिया है इन्होंने। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बिगिनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स। सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन शुरू की थी उसमें से दो किंगडम होते थे, प्लांट और एनिमल। अर्नेस्ट हैकेल ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था 3 किंगडम सिस्टम। कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस कराया था 4 किंगडम सिस्टम। रॉबर्ट विटेकर ने दिया 5 किंगडम का सिस्टम, ठीक है। उसमें मोंजा और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एल्गी। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़, वीक गवर्नेंस आर द मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाने में सबसे अहम मसाइल कौन से हैं, अवेयरनेस की कमी और मतलब गाइडेंस की कमी। दैट्स इट।